सदुसि मोहतरम डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी साहब खे त उहे अचनि ऐं शेख अयाज़ जे हवाले सां कुझु लफ़्ज़ तव्हांजे अॻियां रखनि। जमरां मर्शी ग्रंदगे माने बशे गिरोखां खंदगे माने साही वाले मस्याहे जिंदाना यक वतन बंदगे माने। बादलों में आज गरज चमक है, सावन की बिजलियों में कह हैं, साहीवाल के काले जेल में एक वतन दोस्त आदमी बंद है। ख़वातीन व हज़रात, ये साहीवाल जेल में पड़े हुए मेरे बलोच गुलखान नसीर की शायरी थी। वो उस जेल में पड़ा हुआ था और उसको एक दिन ख़बर मिलती है कि सिंध से शेख अयाज़ भी इस जेल में लाए जा रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ कि जी 3 जगहों पे आप वेलकम नहीं लिख सकते। 3 जगह ऐसी हैं जहाँ आप खुशामदीद नहीं कह सकते। आपने किसी कब्रिस्तान के ऊपर वेलकम नहीं देखा होगा। आपने किसी हॉस्पिटल के मेन गेट पे कभी वेलकम लिखा हुआ नहीं देखा होगा। आपने किसी कैदखाने के एंट्रेंस गेट पे कभी वेलकम लिखा हुआ नहीं देखा होगा। मगर मेरा वतन ऐसा है कि जहाँ तारीख़ मस्खरा है, उस मस्खरागिरी में बहुत सारे मस्खरागिरी के हरकत हमसे सरजद हो जाते हैं। जो नज़्म उन्होंने शेख अयाज़ के लिए जेल में से लिखा, उस नज़्म का उन्वान है वेलकम। वशात अयाज़ वशात शाहिर वशगुरे वशात सिंधे वश ज़बाने तोती ब्या ओ दुरहबर ब्याया से। तर्जुमा ये है कि वेलकम अयाज़, वेलकम ऐ खूबसूरत शायर वेलकम, और ऐ सिंध के खुश ज़ुबान परिंदे वेलकम, ऐ मोती लफ्ज़ वेलकम। उस तवील नज़्म में वो अयाज़ नामी जूनियर कैदी की हिम्मत भी बढ़ाता है और क्या कहता है, ए वका नए तेला कान बेलानी रदा ओश्ता से अजमल खैबरे गट्टानी सर द्रंजे बलोच मस्ताला। तुम अकेले धक्के खा नहीं रहे हो, साथियों की कतार और झुरमट में हो। अजमल खैबर के दुश्वार पहाड़ों से और इनकार में सर जोर से झटकने वाले बलोचों की जमघट में हो। आखिर में वो 2 मिसरे दुआ की सूरत में शेख अयाज़ के लिए कहता है, जो भी ताज़ा जेल में आया है। जिंदाना तहार दे में ना गिरोही कंदगा कंदा से, इस मुंह काले कैद खाने में खुदा करे तुम कड़कते बादलों की तरह कह लगाते रहो। उदास मत हो जाओ, खौफ मत खाओ और थको मत। ख़वातीन व हज़रात, बलूचिस्तान वादियों का कन्फेडरेशन है। इसकी हर वादी चारों तरफ पहाड़ों में घिरा हुआ एक प्याला या एक बाउल बनाता है या बनाती है वादी है। ये कन्फेडरेशन ऑफ बाउल्स का जो दारुल हुकूमत क्वेटा है, वो खुद एक वादी है जिसके चारों तरफ बड़े बड़े बुलंद पहाड़ हैं। और सबसे ऊंचा पहाड़ इसका मशरकी किनारा तश्कील देता है। उस पहाड़ का नाम है कोहे मेहरदार। मेहर मोहब्बत को कहते हैं, मेहर सूरज को भी कहते हैं। उस पहाड़ की खासियत ये है कि वो 11,000 फुट बुलंद पहाड़ है। वो ऊपर जब जाता है वो पहाड़ तो चोटी एक नहीं बनाता है, 4 चोटियाँ बनाता है। मुझे बहुत एहसास है कि कसीर जहत अयाज़ को, उसकी सारी सरगर्मियों को, गोनागू उसकी खिदमात को सिर्फ 4 शोबों तक महदूद करूं, ज़्यादती तो है, मगर महदूद वक्त में भी और अपनी नाअहली की वजह से भी मैं शेख अयाज़ को मेहरदार जबल कहता हूँ।
चार शाखा का पहाड़। कोहे मेहरदार के चार शाखा पहाड़ यानी शेख अयाज की सबसे बुलंद चोटी का नाम शायरी है। दूसरी शाख उसकी नसर निगारी है, तीसरी बुलंदी उसके ख्यालात हैं सियासी, और चौथी निस्बतन छोटी चोटी जो है वो उसकी तंजीमी और सियासी सरगर्मियाँ। मैंने इस तरह बांटा है। और ये इनकसारी और आजिज़ी की बात नहीं है। हकीकतन शेख अयाज जैसे गूनागूं शख्स पे 20-25 मिनट में, 10-15 मिनट में बात करना उसके किसी भी फ़िक्री फॉलोअर्स के लिए आसान नहीं है। बहरहाल तवक्कल बर खुदा, मैं इस बड़े पहाड़ का तवाफ़ शुरू करता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, मस्तौकली की महीन व मुबीन सरज़मीन बलूचिस्तान में हम शायर को शायर नहीं कहते, हम एहतराम के साथ शायर को शाह यार कहते हैं। और हम सबको मालूम है कि इस खित्ते में शाह किस रूहानी शख्सियत को कहा जाता है। और शाह का असली यार कौन है, शायर कौन है? मेरा अंदाज़ा ये है कि कॉमन मैन जब अपने आप को आइडेंटिफाई करे उस शायर के साथ, उसकी शायरी को ओन करे, एक तो वो खासियत है। और दूसरी ये कि उसका एक एक मिसरा उसकी कीमत न कोई शाह अदा कर सके, न कोई गदा अदा कर सके, ये जो गोया। और तीसरी चीज़ कमिटमेंट टू द मदरलैंड है, अपनी सरजमीन के साथ कितना कमिटेड आदमी है, वो शाह यार है मेरी नज़र में। और शेख अयाज की खासियत ये है कि वो राय रखने वाला शायर था, वो रेस्पॉन्ड करने वाला शायर था, वो चीज़ों पर बोलता था, वो अपनी राय, कोई भी हैपनिंग दुनिया में हो वो आदमी अपनी बात कर सकता था। तो शेख अयाज ने जो शायरी की है वो महज एक आध सिनफ में की ही नहीं है। उसने कमाल ये किया है कि सिंधी ज़बान के अपने वसी आंचल पर मौजूद हर छिलमिलाते सितारे पर उसने तबाह आजमाई की। इंटरनेशनल अपनी जगह पे नसरी नज़्म उन्होंने लिखी, हाय को लिखी, लेकिन जो सिंधी की अपनी चीज़ें थीं उसने नज़में लिखी, गीत के गुल बिखेरे, वाई के पैर छुए, गज़ल सराई की, बैत बानी की, दोहे अलापे और तवील मंजूम ड्रामे लिखे। और फिर इसने नसरी नज़में लिखी, जैसे मैंने पहले कहा वो इंटरनेशनल और बिल्कुल रीसेंट एक चीज़ थी। और कमाल ये किया उसने कि उनमें से हर एक सिनफ में उसने औज कमाल तक रसाई दिलाई उस सिनफ को। वो सिंधी ज़बान के सिंधी क्लासिकल और फोक अदब के गुल गुलाब चुन चुन कर अपना दामन भी भरता गया और उन्हें कमाल हुनरमंदी के साथ अहद हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग करता रहा। उसने दुनिया भर के क्लासिकल किरदारों को अलामतों में ढाल दिया था। अयाज ने अपनी रवायतों की मजबूत ज़मीन पर खड़ा होकर नई हकीकतों का सामना किया। उसको पढ़ने का फ़ायदा ये है कि उसकी कौम के नौजवान अपने शाह लतीफ़ के कदमों में बैठकर अपने तिश्ना जदीद सवालात के जवाब हासिल कर सके। शेख अयाज अपनी शायरी को अपनी सरजमीन की अदबी मीरास में गूंद कर आलमी बनाता था। उसके ख्यालों की जड़ें अपनी धरती में पैवस्त थीं। उसने जिस कदर भी बुलंद लौला की और आफा की बात करनी होती वो उसे सिंध की मिट्टी की खुशबू ज़रूर लगाता, उसे सिंधो दरिया का पानी ज़रूर पिलाता। शेख अयाज खाली खूली जमालियात परस्त नहीं है, उसकी जमालियाती हिस्स अवामी है। वो इस बात पर गौर करता है कि दो मुतहारिब तबकात हैं, दो मुतहारिब कौमें हैं, उनमें से वो किस फरीक का साथ है। उसने अपनी शायरी को सिंध की गुलज़मीन के साथ बांधे रखा। उसने सिंध के अवाम की भूख प्यास और दुख सुख के बारे में लिखा। और फिर नामुमकिन लगता है कि जमालियात और आग इकट्ठे रह सकें, रूमानियत और आग इकट्ठे रह सकें। अयाज का कमाल ये है कि उसने आग और रूमानियत और जमालियात को एक घाट में रखा और कामयाबी के साथ रखा। मगर ख़वातीन व हज़रात, शायरी अकेली तो नहीं आती,
शायरी की के बहुत सारे साथी हैं, संगी हैं। तसव्वुर करें कि अयाज जितना अच्छा शायर कितना अच्छा मौसीकी शनास होगा और उसने मौसीकियत को कितनी तरक्की दी होगी। इसी तरह जो अयाज अच्छा शायर हो और इतना अच्छा मौसीकी शनास हो, वो म्यूज़ की देवी ने उसको रक्स शनासी कितना दिया होगा, हम तसव्वुर कर सकते हैं। एक और बाई प्रोडक्ट भी देखिए कि फाइन आर्ट्स के इतने बड़े स्पेशलिस्ट का मौजूद होना ही अदब और समाज को मुतासिर करना होता है। आप तसव्वुर करें कि अयाज की सोच ने और कितने अयाज पैदा किए होंगे, उनमें कितने शायर अयाज होंगे, कितने नावलिस्ट होंगे, अदबी कारकुन होंगे और सियासतदान अयाज होंगे। बड़ा आदमी बेशुमार लोग पैदा करता है। इसका खूबसूरत नतीजा ये निकला कि उस वक्त से लेकर आज तक सिंध में जो प्रोग्रेसिव अदब लिखा जा रहा है वो इस पूरे खित्ते में जानदार तरीन अदब है। और फिर शायरी का मतलब ज़बान की तरक्की भी है। सिंधी ज़बान को आसमान तक बुलंद करने वाले अयाज की इस खिदमत को बिल्कुल फरामोश नहीं किया जा सकेगा। एक शख्स ने सिंधी ज़बान को डिक्शन, इमेजेस, असलूब और मौज़ूआत से मालामाल कर दिया था। उसकी शायरी की भी सबसे बड़ी चोटी जो है वो तो शाह लतीफ़ की शायरी का मंजूम तर्जुमा है। शायद शेख अयाज लतीफ़ शनासी के ज़ुमरे में अहम तरीन लोगों में से एक है। और लतीफ़ शनासी का मतलब क्या है? लतीफ़ शनासी का मतलब ये है कमिटमेंट शनासी, बलोच शनासी, सिंधी क्लासिक शनासी, औरतों की हकूक़ शनासी। बिलाशुबा अयाज उन अवलिन चंद दानिश्वरों में से है जिन्होंने लतीफ़ को दुनियावी मामलात का स्पेशलिस्ट बना दिया था। मेहरदार जबल अयाज की चोटी नंबर 2 का नाम उसकी नसर है। बिलाशुबा अयाज की नसर बहुत गुदाज जमालियात में लिपटी हुई और बहुत तख्लीकी है। उसने अदब की चाशनी में लिपटे हुए जो अखबारी इदारे लिखे वो अवाम में अब तक नहीं आ सके। उसने 3 जिल्दों में अपनी शाहकार बायोग्राफी लिखी, ऑटोबायोग्राफी लिखी। इसी तरह उसके खतूत बहुत अदबी और हसीन पहराए की तसनीफ़ात में से हैं। और उसकी साहिवाल जेल की डायरी तो खूबसूरत तरीन मुशाहिदात और फ़िक्री गहराई से भरी किताब है। इसी तरह उसके किए हुए शाहकार तराजम भी पढ़ने के काबिल हैं। शेख अयाज की शेरी और नसरी तख्लीकात के हवाले से मैं 1-2 तजावीज़ पेश करता हूँ। एक, उसकी शायरी के मज़ीद हिस्सों को मौसीकी और गुलूकारों की पजीराई की ज़रूरत है। 2, उसकी शायरी और नसर को दूसरी कौमी ज़बानों में तर्जमा करने की बहुत ज़रूरत है। और सबसे पहले इस अदबी खजीने का तर्जमा बलूची में होना चाहिए। इस सिलसिले में शेख अयाज की उर्दू में तर्जुमा शुदा 3 चीज़ें मुझे दिलचस्प भी लगीं और निस्बतन मुख्तसर भी। पहला तो साहिवाल जेल की डायरी है जो 225 सफ़ात की है। इसके खतूत 135 सफ़ात पर मुश्तमिल हैं। और तीसरा शाहजो रसालों के लिए जो उसने मुकदमा लिखा वो 100 सफ़ात पर मुश्तमिल है। मेरा ख्याल ये है कि मैं इन तीनों में से मुकदमा का बलूची तर्जुमा करूं, इसलिए कि बिटाई साहब को समझने की एक कलीद और कुंजी है। इसी तरह ये मुकदमा अयाज की इल्मियत का बेहतरीन नमूना भी है। मुझे यकीन है कि मैं 1 साल में ये काम कर लूँगा ताकि वो किताबचा अगले अयाज मेलों में आप लोगों को यहाँ रक्स करता हुआ देख सके। शेख अयाज यानी कोहे मेरदार की तीसरी चोटी का नाम सियासत है। शेख अयाज, जैसे मैंने पहले कहा कि हर हैपनिंग का वो लोकल हो या इंटरनेशनल हो उस पर रिस्पॉन्ड करने वाला शायर और दानिश्वर था। और फिर उसका ज़माना भी बहुत हलचल वाला ज़माना था।
मार्शल था, सियासी आज़ादियाँ सालब थीं, रुजती नज़रियात रियासती नज़रियात बन चुके थे, अवामी तंजीमें कलदम थीं, प्रेस पाबंद था, कौमें महकूम थीं। वन यूनिट का किरदार फैसला कुन रहा। वन यूनिट एक बेबख्त सियासी इक़दाम था। उससे तारीखी इलाकों और सूबों की शनाख्त को कलम के एक झटके से मिटा दिया गया था। मगरबी पाकिस्तान के नाम से एक मसनूई सूबा बनाया गया था। लाहौर को उस सूबे का दारुल महन या दारुल हुकूमत बनाया गया था। सिंध और बलूचिस्तान के मुकद्दस नामों के साथ साबिका वाला काफरी लफ्ज़ टांग दिया गया था। जबरूत के सोनामी की कुंजी दूर दरिया पार के जबरूती हाथ में दी गई थी। पाकिस्तान भर के हुक्मरान तबका हमारी ज़बानों और सकाफ़तों से नफ़रत करते थे और अब भी उनकी यही सूरत हाल है। मगर इसी वन यूनिट को 16,000 कोसने देने, 17,000 गालियाँ देने, 18,000 बददुआ देने के बाद ये ज़रूर सोचिए कि इस स्याह काले वन यूनिट ही की बदौलत हमें बलूचिस्तान में गुलखान नसीर नामी सितारा मिला, हमें पंजाब में आवाम के साथ अपनी ज़िंदगी और मौत वाबस्ता करने वाला हबीब जालिब मिला, हमें पश्तूनख्वा में अजमल खटक मिला, हमें सिंध में लाफानी और लासानी अयाज मिला, और फिर जब अयाज पर कुफ्र और गदर के इल्ज़ामात की यलगार अपनी इंतहा को पहुंची तो उसके दिफा में एक पूरी किताब लिखने वाला रसूल बख्श फलीजो मिला। वन यूनिट की अज़ियत गाहों में सिसकते इंसानों के हज़ारों वाक़यात मौजूद हैं। इन पर शायरी की गई, अफसाने लिखे गए। मुझे यकीन है कि इन मसाइब पर नावल भी लिखे जाएंगे, फ़िल्में बनाई जाएंगी। और आज जब भी नई नस्ल के नौजवान हमसे पूछते हैं कि हमारे असलाफ पर इन सारी मिर्चकारियों, बिजली करंटों, बेहुरमतियों, वतन बदरियों और पांसी पंदों पर झूलती नजीब तरीन गर्दनों का हमें फ़ायदा क्या मिला, हम जब लाजवाब होते हैं तो अयाज के बस ये 3 मिसरे बोलते हैं, हाँ समझ लो हमारे हाथ में जो रोटी का नवाला है वो तुम्हें छीनने नहीं देंगे। पाकिस्तान में मौजूद महकूम कौमों के अंदर सियासत के 3 धारे हैं, रहे भी हैं, आज भी हैं। हमारी जो महकूम कौमें हैं उनमें सियासत के 3 धारे हैं। एक नेशनलिज्म है, एक धरती दोस्ती है और एक सोशलिज्म है। और ये भी आप देख लें कि इन 3 सियासी धारों का परचम हमेशा दानिश्वरों के हाथ में रहा, और इन दानिश्वरों का नेशनलिज्म उनके इंटरनेशनलिज्म के साथ कभी उलझा नहीं। शेख अयाज अगर एक तरफ पक्का असली मुकम्मल सिंधी नेशनलिस्ट था और अगर उसने अपनी मादरी और कौमी ज़बान की खूब खिदमत की थी, और जब भी सिंधी ज़बान को खराश तक लगने का ख़तरा होता तो अयाज इसकी दिफा के लिए इस तरह तैयार होता जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को दरपेश ख़तरा के वक्त अपने जिस्म के एक एक उज़्व को जंग के लिए तैयार करता है। ये दिलचस्प है कि 1947 से लेकर आज तक रियासत सारी मादरी और कौमी ज़बानों को मिलिया मेट करने पर तुली हुई है। और सिंध में तो कई बार सिंधी ज़बान को बिल्डोज करने की कोशिशें हुई, लिसानी फसादात का जज्बाती माहौल पैदा किया गया, मगर इस तरह के टेंस माहौल में भी शेख अयाज उर्दू के ख़िलाफ़ किसी तासुब में मुब्तला नहीं हुआ। उसने इसी उर्दू ज़बान की में शायरी के 2 खूबसूरत मजमूए लिखे। इसी तरह उसने शायरों के शायर और फ़िलासफ़रों के फ़िलासफ़र शाह लतीफ़ के पूरे कलाम का उर्दू तर्जुमा कर डाला। इतना बड़ा स्टैंड कोई महा इनकलाबी ही ले सकता है। अल मुख्तसर, शेख अयाज एक सियासी शायर था। मेरी तजवीज़ है कि शेख अयाज के सियासी अफकार पर एक अलग किताब मुरतब की जाए। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि हमारे अदीब और दानिश्वर खुलकर समाजी, सियासी और मुआशी मामलात पर लिखें और स्टेटस को वालों की बिछाई हुई खालिस अदब
خالص شاعری یا شاعری برائے شاعری جیسے اصطلاحات کے مراقبے کو مسترد کر لیں۔ خواتین و حضرات، چہار شاخہ جبل کی چوتھی مگر سب سے چھوٹی شاخ اس کی تنظیمی سرگرمیاں ہیں۔ شیخ ایاز ادیبوں دانشوروں کی تنظیم سازی کے لیے بھی کچھ کام کر چکا ہے۔ وہ پاکستان بھر کی تنظیم، ادبی تنظیم پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کا وائس پریزیڈنٹ، مرکزی وائس پریزیڈنٹ رہا تھا۔ اس نے 1967 میں فیض احمد فیض کے ساتھ مل کر، گل خان نصیر کے ساتھ مل کر، اجمل خٹک، سیف الرحمن مزاری، تنویر عباسی، رضا ہمدانی اور جوش ملی آبادی کے ساتھ مل کر عوامی ادبی انجمن نامی تنظیم قائم کر دی، جو ابھی بھی کہیں نہ کہیں کراچی میں، لیاری میں بلوچ اس کو چلا رہے ہیں۔ میری تجویز یہ ہے کہ اس تنظیمی کام کو جاری رکھا جائے، بکھری ہوئی ادبی تنظیموں کو باہم قریب لایا جائے، جہاں ادیبوں شاعروں کی تنظیمیں موجود نہیں ہیں وہاں تنظیم سازی کی کوششیں کی جائیں، اور ان تمام تنظیموں کے دھارے کو سمیٹ کر عمومی تحریک سے مربوط کرنے کی کوشش کی جائے۔ میری ایک اور تجویز بھی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں، بلوچستان سے ہم ایک کیلنڈر شائع کر رہے ہیں، اگلے 15-20 دنوں میں تیار ہے، سب کچھ میں لا نہیں سکا اس لیے کچھ چھپا نہیں تھا، جو ایونٹ اس پورے خطے میں، سینٹرل ایشیا میں، انڈیا میں اور بلوچستان و سندھ میں جتنے بھی ایونٹس جو انقلاب آفرین ایونٹس تھے، ان ڈیٹس کو اور ہمارے مشاہیر اور انقلابی لوگوں کے موت اور پیدائش کی ڈیٹوں پر مشتمل ایک کیلنڈر ہم چھاپیں، اور اس کے مطابق یہ بہت ضروری ہے، ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ جیسے بلوچی میں تھا، وہ ایک لطیفہ عام مشہور ہے کہ کسی مری بلوچ سے کسی نے بولا رمضان کا مہینہ ہے، تم روٹی کھا رہے ہو کم بخت، کیا کرتے ہو روزہ؟ تو اس نے کہا کیا ہوگا؟ کہتا ہے وہ خدا، حساب کتاب، قیامت۔ تو اس نے کہا وہ سردار صاحب ہے، وہ سنبھال لے گا، تم چھوڑو، ہم نہیں کرتے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہم نے فیض احمد فیض کو اس کی بیٹیوں کے حوالے کر دیا، وہ میلہ کریں نہ کریں، کوئٹہ میں فیض احمد میرا نہیں ہے، فیض احمد بس پنجابیوں کا، شیخ ایاز گویا بس ہندیوں کا ہو گیا۔ ارے میرا شفا چلتا ہے، حق کی شفا ہے میرا شیخ ایاز پر بٹائی پر، اس لیے کہ وہ میرے لوگ تھے، اس کا فکری اولاد میں ہوں۔ اور ہمارے بزنجو صاحب دلچسپ بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میرے سیاست کا جو وارث ہے وہ میرا نوجوان ہے، میرے زمینوں کا مالک میرے اپنے بیٹے ہیں۔ تو یہ فکری اولاد ہم ہیں ان کے، اس لیے مجھے خطرہ ہے کہ یہ ایاز جو میلوں اتنا خوبصورت کام ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے دیہات، آپ کے گاؤں، آپ کا خزدار، آپ کا سبی، آپ کا جوب بیٹھ کر کے صرف ان کو دیکھیں حیدرآباد میں ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے۔ ایاز ہر گھر کے چولہے کا روشن آگ ہونا چاہیے، ہر جگہ پہ اس کے دن منانے چاہیے۔ تو وہ کیلنڈر اگر ہوگا، اور ہم یہ کوشش کریں گے پروگریسو رائٹر ایسوسی ایشن کے دوست جہاں پر ہیں یا سیاسی دوست جہاں پر ہیں، وہ ایک جگہ پر شیخ ایاز کا دن منائیں۔ میں زندگیوں کی تعریف نہیں کرتا ہوں، وزیر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے، مگر میں باقی صوبوں کے سے تو شکایت کر سکتا ہوں، سامنے تو آدمی ایک دوسرے کو برا نہیں بول سکتا۔ یہ ریاست کا کام ہے بھائی، میرے دانشوروں کی پذیرائی کس کا کام ہے؟ یعنی میرا ثقافت، میرا ادب، میری زبان، یہ ریاست کا کام ہے۔ میں ٹیکس اس لیے دیتا ہوں کہ تم میری زبان کو سلامت رکھو، میرے کلچر کو سلامت رکھو۔ میں آخر میں ایک بات کر کے پھر چلا جاتا ہوں، اور وہ آخری بات یہ ہے کہ شیخ ایاز پیرک کے ہاتھ کا سرندہ ہے۔ سرندہ پتہ نہیں کس کو بولتے ہیں بلوچی میں، ہم لوگ وہ جو بجاتے ہیں سرندہ۔ شیخ ایاز پیرک کے ہاتھ کا سرندہ ہے۔ اب پیرک جو تھا وہ مستوکلی کا چھوٹا بھائی تھا۔ یہ دلچسپ ہے بلوچوں میں کہ ایک خاوند کو اپنی بیوی سے عشق، پیرک کو اپنی بیوی گرانات سے بہت عشق تھا۔ وہ اس جوڑی کا ایک پرابلم یہ تھا کہ وہ لا ولد تھے، ان کی اولاد کوئی نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے ایک دمبا پالا اور اس کو اولاد کی طرح محبت دی۔ اور جب دمبا آپ پالتے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ دوستوں کے پاس
اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ خاتون اس کو بلوچی کشیدہ کاری کا پٹا بنا کر کے گردن میں ڈالتی ہوگی، اس مہار پہ رنگین رنگین قسم کے پشم لگا کر کے اس کو خوبصورت بناتی ہوگی۔ اس کا خاوند اپنی اولاد نما دمبے کو بال کاٹ کر کے اوپر صرف ایک پھول جیسا جوتی بناتا ہوگا، ایک اولاد کی طرح اس کو پیار۔ تو ایک دن خاوند اپنا بندوق اٹھا کر کے روانہ ہوا کہ میں شام کو فلاں کام کر کے میں شام کو آ جاؤں گا۔ ادھر بیگم جو ہے گراناز ہے، وہ اس نے کہا کہ 3 میل دور مجھے پانی بھرنے جانا ہے، میں پانی بھر کر کے آ جاؤں۔ دمبے کا کیا کیا جائے بھائی؟ دمبے کو ادھر تک لے جاؤں تکلیف ہوگا اس کو، تو اس کو وہ جو آٹا پیسنے کا جو چکی ہے اس کے دستے کے ساتھ اس کا مہار باندھ لیا۔ گئی پانی بھر کر کے واپس آئی، دیکھا ارے یہ تو دمبا گھومتا گھومتا وہ گلا گونچ گیا، دمبا مر گیا۔ صرف اس ایک بات پہ کہ میرا خاوند آئے گا اور اس دمبے کو دیکھا مرے ہوئے دیکھے گا، 2 منٹ کے لیے بھی اس کے چہرے پر غم ہوگا، مجھ سے یہ غم نہیں دیکھا جا سکتا۔ دوپٹہ اٹھایا، اپنے آپ کو لٹکایا اور فوت ہو گئی۔ شام کو پیرک جب آیا، وہ سرندہ نواز پیرک جب آیا، اس نے دمبے کو دیکھا، بیوی کو دیکھا، بندوق اٹھایا، ڈز اپنے آپ کو بھی قتل کر دیا۔ مستوکلی جو ان کا بھائی تھا، بڑا شاعر، عاشقوں کا عاشق، زبردست انسان، اس نے حیران ہو گیا کہ اس کا اولاد تو ہے نہیں، میں کس کے ساتھ دل بہلاؤں۔ اس نے کہا اس کا سرندہ موجود ہے، یہ سرندہ جو موجود ہے، میں اس سرندہ کو کیا کروں؟ کیا عام میراثیوں کو عام شادیوں کے لیے بجانے دوں گا میں پیرک کے سرندہ کو؟ لہٰذا وہ اپنی بزرگی، کرامت، جو تخیل کی بلندی ہے، جو مری بلوچوں کا سب سے پہاڑ کی بلند چوٹی پر ہے، اس نے کہا کہ میں اس سرندہ کو اس پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر رکھ دوں گا، جمعے کی رات کو فرشتے بجائیں اور نیک انسان اس کو سنے۔ شیخ ایاز پیرک کے ہاتھ کا سرندہ ہے، اس کو سربلند رکھیے۔